नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग चारावाहों के बारे में बात कर रहे थे। तो चारावाहों के जीवन के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से वो इधर उधर घूमते हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु क्या आपने गौर किया है कि जब औपनिवेशिक शासन काल चल रहा था तो चारावाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जब औपनिवेशिक शासन आया तो चारावाहों का जीवन किस तरीके से बदला। तो देखिए, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए और इधर उधर आने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी अब वृद्धि होने लगी थी। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और पैसे और हुनरों पर भी उनका बुरा असर पड़ा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से उन पर क्या क्या उनके जीवन पर प्रभाव पड़े। तो पहली बात हम देख सकते हैं कि जो अंग्रेज सरकार थी वो चरागाहों की खेती की जमीन में तब्दीली कर देना चाहती थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जमीन से मिलने वाली लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट यानी कि पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती हर चीज़ों में उत्पादन में भी इजाफा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे और उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानून के जरिए सरकार गैर खेती हर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियासतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया और इस तरह कब्जे में ले ली गई। ज़्यादातर जमीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फलाव के चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं जो थी वो पैदा होने लगी। तो पहली बात तो हम लोगों को यहाँ से समझ आई। अब दूसरी बात पर हम गौर करते हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किया गया था, जिसके तहत कोई भी अगर लकड़ी नहीं काट सकता था, पशुओं का एक तरीके से शिकार नहीं कर सकता था, अपने पशुओं को नहीं चरा सकता था, तो वन अधिनियम ने इतने कड़े कानून बना दिए थे। वो भी जो चरवाहों के लिए, जो ऐसे लोगों के लिए जो केवल जंगल पर ही, एक तरीके से वनों पर ही आश्रित थे, जिनका रोजी रोटी केवल वनों से ही आती थी। तो इस कानून की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी और कई जंगलों को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी बंदिशें लगा दी। तो औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों ने रेवड़ छोटे पौधे को कुचल देते हैं और कोपले को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी में बदल डाली और अब उन्हें उन जंगलों में जाने पर रोक दिया जाता था। जैसे कि पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारों का स्रोत था, जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी और जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय की जाती थी और वे जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहों किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी ही हो क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली क्यों ना हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी और परमिटों से पहले ही लिख दिया जाता था कि अगर वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उसका उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तो देखिए, तो वन अधिनियम से भी कहीं ना कहीं लोगों पर असर पड़ा, जो कि एक तरीके से खेती पर आश्रित थे या वनों पर ही आश्रित थे। अब तीसरी बात पर हम थोड़ा नज़र देखते हैं। तो अंग्रेज अफसर घूमतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों, व्यापारियों और उनके रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश
में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदलने लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांवों में रहें और उनकी रिहायशें और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनके नियंत्रित करना ज़्यादा आसान नहीं था। एक समय टिक कर नहीं रहते थे। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था और घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चारावाहों ने बहुत सारे समुदाय के अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया और उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय के कुछ अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया और उसके बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। तो इस तरीके से हमें तीसरी बात समझ आती है। तो अब चौथी बात देखते हैं कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों और चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में ही चरवाही टैक्स लागू किया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूलने की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती चली गई। 1850 से लेकर 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूलने का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपे जाने लगा, जिससे कि जो ठेकेदार थे वो उनके पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने के लिए साल में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना टैक्स वसूल कर सकते थे। 1880 यानी कि 1880 में दशक में आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को पास एक जारी कर दिया गया कि किसी भी चरगाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ेगा। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उनको कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को भी अपने पास में दर्ज किया जो था वो जाता था। तो अब हम बात करते हैं स्रोतों के बारे में। तो देखिए, जैसे हमने एक नया शब्द देखा, परंपरागत अधिकार। तो यानी कि परंपरागत और रीति रिवाजों के अधिकार पर मिलने वाले अधिकार, ये होते हैं परंपरागत अधिकार। तो देखिए, इसमें आप जैसे स्रोत देख पा रहे होंगे, तो इन स्रोत को आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारा हम विश्व इतिहास के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है विश्व इतिहास हमारा इतना प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, नाम मात्र के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार वो भी। और अगर इससे मतलब मानकर चलिए मेंस की परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी टॉपिक से, तो इस स्रोत काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप कोई भी स्रोत बना देते हैं या कोई भी एक तरीके से, जैसे इसमें बॉक्स दिया गया है तो बॉक्स के हिसाब से आपने स्रोत बना दिया, तो यानी कि इसे अंडरस्टैंडिंग करने में, जो हमने पॉइंट एक तरीके से पढ़े हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन स्रोतों को आप लोगों को पढ़ना है और जो आप समझे उनको आपको नोट डाउन करना है। और इसी तरीके का एक स्रोत यहाँ पर भी दिया गया है जिसे आपको पढ़ करके एक तरीके से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इससे क्या समझें। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको ये पॉइंट्स बताए गए हैं, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी और चौथी बात, तो अगर आपको इन बातों से एक तरीके से कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।